क्वेश्चन नंबर 16 देखें, टेस्ट वाला क्वेश्चन कल डिस्कस कर दूंगा मैं। अच्छा, ये 8 नंबर का सवाल पेपर में आया था। ब्रीफली आंसर द क्यूरीज रेज्ड बाय फराज। You are working as finance manager in Board Peak Limited. Faraz has recently joined BPL. Has an internee for 3 months. You have asked him to develop an understanding of the statement of cash flow. After going through few statement, he has raised the following queries. अच्छा, ये इस तरह का क्वेश्चन ना आई कैप 8, 10, 12 नंबर का एक सवाल बार बार दे रहा है, जिसके अंदर हमने अंग्रेजी लिखनी होती है। ऐसे सवाल को ना आपने अगर बुक पढ़ी हो तो बुक की वर्डिंग अगर प्रोड्यूस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुक की वर्डिंग नहीं आपको आती तो फिर आपने ना ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी, बल्कि इस तरह से एक सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस बनाओ कि आपका सवाल ठीक हो जाए। अब सवाल यह है कि आप तो फाइनेंस मैनेजर हो, फराज एक भाई साहब है, वो आपकी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने आया, आपने उसको कुछ कैश फ्लो की स्टेटमेंट दे दी है और कहा कि पढ़ो बैठ के इसको। उसने जब पढ़ा तो 4 तरह के सवाल आपसे पूछे। पहला सवाल कहता है डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो बट वी स्टिल अपीयरिंग एन एडिशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वो क्या पहला सवाल पूछता है कि डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो है ही नहीं, तो फिर हम ऐड क्यों करते हैं? तो अब हम क्या जवाब देंगे उसको? हम लिखेंगे हम अपना जो इनडायरेक्ट मेथड है वो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं जिसमें वो माइनस हो चुका है, इसलिए रिवर्स कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये नॉन कैश है, इसको नहीं होना चाहिए था, माइनस हुआ है, तो हमने क्या किया है? ऐड बैक कर दिया। तो इसकी अंग्रेजी जब आप लिखोगे तो हम ये लिखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम, सो इट विल बी रिवर्स्ड या एडेड बैक। ठीक होगी बात? ये जो जुबानी कलामी आपने सुनी है स्टेटमेंट, यहां पर ये लिखी भी हुई है, यहां पर देखें, अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बिगिन विद प्रॉफिट विच इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद है। सो टू कन्वर्ट द नेट प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस इज रिवर्स्ड। मतलब यही होना चाहिए। अंग्रेजी आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि हम जब हम अपनी अंग्रेजी लिख कर आते हैं आई कैप एक्सेप्ट नहीं करता, उसका कोई मतलब और बन जाता है, इस वजह से आई कैप एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मतलब सही बने तो आई कैप कभी भी आपको फेल नहीं करता इस मामले में। दूसरा पॉइंट कहते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ कंपेटिटर, कहते हैं मैंने एक और बंदे की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी, इंटरेस्ट पेड वाज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ था, बट बीपीएल शो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन तो हमने क्या लिखना है? देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल इन IAS 7, इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बोथ आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट में सही लिखा हुआ है। ओके होगी बात? तीसरा पॉइंट, बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, कहता है बीपीएल सारा जो साल है वो इन्वेंट्री खरीदता है, बट टोटल परचेज ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन, लेकिन किसी जगह परचेज नजर नहीं आ रहा, परचेज हो रहा होगा ना तो आउटफ्लो नजर आ रहा होता। कहता है ओनली डिक्रीज इन इन्वेंट्री वाज एडेड, कहता सिर्फ इन्वेंट्री का जो डिक्रीज है ना, आपको याद होगा मैंने आपको एक दिन करवाया था कि क्योंकि हम ये प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है, प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल, और उस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर परचेजेस भी हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अगर कोई चीज रहती है तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस रह गया है, बाकी जो परचेजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से पहले से माइनस हो चुके हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल माइनस
हो चुकी है और उस कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस भी है। इसका जवाब देख लें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बिगिन नेट प्रॉफिट डिडक्टेड आफ्टर डिडक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल। सो टू कन्वर्ट इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू कैश फ्लो, चेंज इन इन्वेंट्री एडजस्टेड, इंक्रीज या डिक्रीज। लास्ट वन इज कहता कैश एंड कैश बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट इन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट का मतलब है मिलता नहीं है किससे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कहते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस और कैश फ्लो के बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग ये एक जैसे क्यों नहीं। अब हम कहेंगे जी कैश एंड बैंक जो है वो सिर्फ कैश और बैंक होता है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश वो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या होता है, कैश एंड बैंक, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, कैश एंड। उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कुछ ऐसी छोटी चीज होती है जैसे कन्वर्टेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड बैंक वो सिर्फ कैश एंड बैंक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जिसमें कुछ चीजें और भी आ जाती हैं। इसका आंसर भी देख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो कैश एंड बैंक बैलेंस while statement of cash flow year with cash and which differ from these balance। वो आपस में एक बराबर नहीं होते क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी आ जाती है जो 3 महीने से कम वाली। ये 4 सवालों के जवाब उनको आपने बताने हैं। 8 नंबर का सवाल था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 और 29 थे ना, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अपना सॉल्यूशन सामने रखें और चेक करना है कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपको परेशान कर रही थी, उस चीज को ट्रेस कर लेते हैं। जी पहले 28 देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ संडे ट्रेडर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 19। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको दोनों की करवाऊंगा और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आप किसी एक की भी कर लेंगे तो चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं पहले एक मेथड से, फिर दूसरे मेथड की सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने बनाकर दे दी हमें, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक एंड ट्रेड, प्री पेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, accrued liability, interest payable, current maturity loan, provision for taxation, sales, cost of sale, GP, distribution and admin expense, other income, profit before interest and tax, interest आ गया, फिर tax expense आ गया, 70% credit sale, 72% इग्नोर, ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम अपना डेटर के अकाउंट के अंदर टोटल सेल्स लिखते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 750 मिलियन टोटल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंस के अंदर मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल, निकाल देंगे। पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, वही आपको परेशान कर रहा है। तो जब तक फिर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, ये सवाल हल है कि डायरेक्ट मेथड आसान होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। इसमें अभी हम कर लेते हैं सवाल, 4 ही तो लेजर है एक्स्ट्रा। इंपेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल 24 मिलियन, कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, ये भी नॉन कैश आइटम। लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1984 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अदर इनकम कंप्राइजेस इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी नॉन कैश आइटम है।
और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ राइट शेयर इशू किए हुए हैं एट प्रीमियम पे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, वर्किंग नंबर 1। क्लास के बाद क्लास के बाद इस तरह क्लास इंटरप्ट हो जाती है। वालेकुम चलें। अब तसल्ली से आपको कहां पे ये बात समझ नहीं लग रही उस चीज को पॉइंट आउट करना है। मैं दोबारा से ऐसे ही समझा रहा हूं जैसे शुरू से समझाना। कस्टमर का अकाउंट जब भी बनाएंगे अगर उसकी लायबिलिटी गिवन होगी तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा तो वो भी लिखेंगे और नॉर्मल बैलेंस तो लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं ब्रॉ डाउन। अपने सवाल में देखें कि कस्टमर अकाउंट का ब्रॉ डाउन कितना है। 3600 और कैरी डाउन है 3800। क्वेश्चन के अंदर हम दे और कैश फ्लो स्टेटमेंट की हद तक हम इसके नेट बैलेंस लिखेंगे। फिर इसका ब्रॉ डाउन यहां पर आना है। हाँ जी, अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो 40 ब्रॉ डाउन और 250 कैरी डाउन। ठीक होगी बात। उसके बाद हमने ये देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स गिवन है, राइट ऑफ अगर गिवन है तो वो लिख देंगे, कोई और चीज गिवन है तो लिख देंगे, वरना यहां पर लिख देंगे टोटल सेल्स। कितनी है टोटल सेल्स? 29700। अब हम कर देंगे इसको क्लोज। जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम कस्टमर। 297,100। ये हमारे पास पहला लेजर कंप्लीट हो गया। ओके होगी बात। वर्किंग नंबर 2 सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट से पहले हम ये देख लेते हैं क्या परचेजेस हैं या नहीं। अगर परचेजेस नहीं है तो पहले क्या बनाएंगे, स्टॉक अकाउंट। और अगर परचेजेस गिवन है तो स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्टॉक आपके पास है तो स्टॉक का ब्रॉ डाउन कितना है? 4500 और कैरी डाउन है, बुक अपने सामने रखकर बैठिएगा। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है तो यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल लिख लो। अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं गिवन तो फिर आपको एक प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, वो सेल के ऊपर अप्लाई करना तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। 15750 क्लोज करेंगे। यहां से हमारे पास परचेजेज आ जाएंगी। बैलेंस 1605। अब हम जाएंगे क्रेडिटर के अकाउंट में और वहां से फाइंड कर लेते हैं पेमेंट टू सप्लायर। ये 3 लेजर नॉर्मल बनते ही बनते, बल्कि सारे ही बनते हैं इसके अंदर, ये फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट मेथड में तो चीजें ऐसी आ सकती हैं, प्रॉफिट फाइंड करो, गेन ऑन लॉस, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, चीजें ये डायरेक्ट सिंपल होता है। उसके बाद बनाते हैं वर्किंग नंबर 3 सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट के अंदर हमारे पास ब्रॉड ऑन गिवन होगा। पहले क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन से देख लिया करो कि सप्लायर और कस्टमर के अंदर कोई बाहर की चीज तो नहीं पड़ी हुई उसमें।
अगर कोई बाहर का बैलेंस है तो निकाल के लिखना है, तो यहां पर ऐसा कोई बात नहीं थी। तो ये आपके पड़े हुए हैं ट्रेड पेबल 5390 और कैरिड ऑन 34। परचेजेस हमने वर्किंग नंबर 2 से फाइंड कर, और अगर कुछ और है तो ठीक है, वरना इसको क्लोज करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर आ जाए 180। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। टेक्निकल जो चीज है ना वो अब आने लगी है, और वो टेक्निकल नहीं है, वो मसल हम आपने टेक्निकल बना दिया है। तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज वो है क्या, वो जरा आप सुन लो ध्यान से, तो वो टेक्निकल चीज खत्म हो जाएगी। वर्किंग नंबर 4 एक्सपेंस अकाउंट, किधर एडवांस फ्रॉम सप्लायर है, किधर है, तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे। तो प्री पेमेंट्स तो एक्सपेंस की प्री पेमेंट्स होती है ना, अगर सप्लायर की होती ना तो वो लिखा होता है एडवांस टू सप्लायर। ये तो प्री पेमेंट्स और एक्रूड लायबिलिटी है, ये एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, इसको एक्सपेंसेस में लेकर आओ। हाँ जी, अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो उसका जो लेजर बनेगा वो डेबिट साइड पर लिखेंगे एसेट्स और क्रेडिट साइड पर लिखेंगे लायबिलिटीज। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो कितनी अमाउंट आ रही है, 268 और 18। और अगर एक्रूड एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस का लेजर बना रहे हैं 180 और 310। अब जो एसओपीएल के अंदर एक्सपेंसेस लिखे हुए, अब यहां से जरा बात पिक करनी है आपने। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड। अब है यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंस, ये सारे ही लिख लें, लेकिन इनको हमने लिखना कैसे है ये बात ख्याल रखें। आप इसका टोटल करें पहले 6185 और 2302 84। अब जरा यहां से मेन काम है, जितने एक्सपेंसेस आपको गिवन है ना, हमने देखना है इन एक्सपेंसेस के अंदर जो जो नॉन कैश आइटम्स हैं निकाल दो इन एक्सपेंसेस के अंदर। अब वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमेशा बताया होगा, हमेशा। तो ये हमने दोनों ले लिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन दोनों ही एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, तो हमें फिर उसमें से दोनों में से इकट्ठे निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को अलग, दोनों लेजर अलग बनाओगे तो टाइम लगेगा। हमने टोटल एक्सपेंसेस लिख लिए, अब हमने ये देखना है इन टोटल एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन कैश आइटम। अब आए जरा पढ़ते जो वन बाय वन। डेप्रिसिएशन 750 मिलियन, अब ये 3-1 करने की जरूरत ही नहीं है, हम कौन से एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग लिख रहे हैं, टोटल में 750 शामिल है ना, टोटल से 750 निकाल दो। अगर आप एडमिन को अलग लिखोगे टाइम ही वेस्ट करना है। हम कौन सा फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट में इनको अलग चाहिए होता है। कैश फ्लो में तो हमने सिंपल कैश देखना है। और लॉस ऑन डिस्पोजल 40 मिलियन का, फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस 24 मिलियन, जो जो इन एक्सपेंसेस के अंदर शामिल हैं। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम नहीं लिख रहे, वो अलग से बताया हुआ, वो इसमें है ही नहीं। टैक्स नहीं लिख रहे, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो हमने सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिख रहे हैं जो इसमें है। 40 मिलियन भी माइनस कर दिया, 24 मिलियन भी, ये हमारे पास आ गया कैश फॉर्म में। इसकी चाहे वर्किंग के नाम लिख रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है 7673। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने कैश फॉर्म में पे करने हैं या करने होंगे। एसओपीएल 76 क्लोज करेंगे तो किस नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस।
7459 7459। अब अगर कोई बात पूछनी है तो अब पूछ ले, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ये कैश फ्लो। अब आगे इसके दो आधी जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएंगे, कल टेस्ट डिस्कस हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट अदर इनकम पे चलें। सबसे पहले तो ये बताएं कि अदर इनकम का आपके पास कोई ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन है या इनकम, एडवांस इनकम या एक्रूड इनकम। क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नहीं है। अब फिर आप देखोगे अदर इनकम आपके पास लिखी हुई है 40। अब इस 404 के अंदर 220 तो फेयर वैल्यू गेन है, वो निकाल दें, और 184 क्योंकि ये दोनों जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इनका फर्क पड़ेगा अगर पड़ेगा। इसका मतलब है इसके अलावा तो कोई इनकम ही नहीं है, यही दोनों इनकम उधर नजर आ रही है, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हमारे पास खत्म होगी बात, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। आप नाम लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड जो भी लेजर हमेशा उसका बनता है जिसका ब्रॉड ऑन या कैरिड ऑन। तो इनकम का तो कोई ना अक्रूड इनकम नजर आई है, अगर है आपकी बुक में है तो मुझे बता दो, वो लिख लेते हैं। अगर जो जहां पर है ना वहां पर मुझे नजर नहीं आई, वो है भी नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल कई दफा करवाया हुआ। ठीक है, यहां पर ना ये लायबिलिटीज जो थी हमने इसको एक्सपेंस में ट्रीट कर लिया, और प्री पेमेंट्स को भी हमने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, बाकी और कुछ इस तरह की चीज नजर नहीं है। चलिए यहां पर सबसे पहला लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर कितना, वर्किंग नंबर 1 से कैश आया था 297, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 3 180, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 4 कितना 7459, और इनकम का कैश फ्लो है 42 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां से आगे फिर क्या होता है, इंटरेस्ट पेड, ओपनिंग बैलेंस कितना है 110, ये आपका इंटरेस्ट पेबल पड़ा, ओपनिंग बैलेंस 110 प्लस 1210 प्लस एसओबीएल में कितना है 1210, बुक सामने है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कैरिड ऑन 135, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में ये पहले 4 चीजें आती हैं, फिर वहां पर हम पहुंच जाते हैं इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड और खत्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आता। हाँ आएगी आपकी किताब से, अगर आपने समझने की कोशिश की होगी ना तो वो करता है उस तरह से, वो जो तरीका है वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम नहीं लेजर से कर लेते। 11 फिर टैक्स पेड है क्वेश्चन के अंदर 230, ओपनिंग बैलेंस 230 प्लस 115, ये तो यहाँ पर आपको 230 और 440 प्लस फॉर द ईयर कितना है 11 माइनस 940,
कैरी ऑन कितना है? 940। 2108। ये हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अच्छी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो इतनी अच्छी नहीं है। कैश या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां पर लेजर बनाएंगे। वर्किंग नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 4 तक तो हो गई थी। पीपी का लेजर बनाएंगे। अब यहां से आगे तो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, सेम ही होता है। पीपी का ब्रॉड ऑन क्या है? 7240। ब्रॉड ऑन 72। कैरिड ऑन कितना है? 8555। अच्छा, अब इसमें हमने जो अगर इसके बारे में कुछ चीजें बताई हुई हैं अच्छी या बुरी, वो लिख लेंगे। अच्छी मतलब डेबिट, बुरी मतलब क्रेडिट। और जो डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड पर डिफरेंस आया तो एडिशन होता है, और क्रेडिट साइड पर आया तो डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल होता है। अब क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह तो गिवन है, 750 डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 750। एक डिस्पोजल भी गिवन है 152। यहां पर आप एडजस्टमेंट में जाएं, मतलब जो लोग बाद में लेक्चर्स, ये डेप्रिसिएशन गिवन है। डिस्पोजल की बुक वैल्यू 150। पता है इसको बेचा कितने का होगा? 152 वाला एसेट 40 के नुकसान पे बेचा है। इसका मतलब है 152 माइनस 40 पे बेचा हो, फायदे पे बेचा हो तो प्लस, नुकसान पे बेचा हो तो माइनस। और 24 का आपको इंपेयरमेंट लॉस भी आया है। तो डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, इंपेयरमेंट 20। क्लोज करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा बैलेंस 2241। जाते जाते वर्किंग नंबर 6 भी करते जाओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर भी बना दो। ये बिल्कुल सेम तरीके से बनता है, इसमें ऐसा नहीं होगा कभी कि आप लोग जैसे पीपी का लेजर बनता है ना, बस ये देखना है कि अगर कॉस्ट मॉडल पे आया तो फिर तो एग्जैक्ट वही है ना, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे आया तो बस डेप्रिसिएशन ना लिख बैठना। इसका ब्रॉड ऑन आएगा 1120 और 1800। 11 और कैरी डाउन कितना है? और फेयर वैल्यू इसके अंदर रेंट नहीं आता। और अगर आपका कभी दिल करे कोई चीज यहां पर लिखने से, उससे पहले उसकी एंट्री पास कर लेना। अगर उस एंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो वो चीज इधर आएगी, अगर उसमें नहीं हो रहा तो वो चीज इधर। तो जो रेंट इनकम होती है ना, वो एंट्री पास होती है कैश टू रेंट इनकम। फेयर वैल्यू गेन है, फेयर वैल्यू लॉस है। तो अगर फेयर वैल्यू गेन है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ये चलें जी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आप लोग बना रहे हो अगर साथ, तो डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? फेयर वैल्यू गेन 200 क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? डेबिट साइड पर कैश के नाम से, इसका मतलब है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। खत्म होगी बात। ये आप अपना सवाल पूरा जाकर करो। परचेज ऑफ पीपी कितना आया? वर्किंग नंबर 5 22 आउटफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 6 4। अब वो जो एसेट बेच के कैश आया है एक वो, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रेंट आया है एक वो दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो कैश फ्रॉम डिस्पोजल 152 माइनस इनफ्लो। अगर रेंटल इनकम का ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन होता तो लेजर बनाते, अब ब्रॉड ऑन कैरी डाउन नहीं है तो डायरेक्ट आपकी इनकम है और ये सारा रिसीव हो चुका है। रेंटल इनकम रिसीव्ड कितना 18184 ये हमारे पास आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी होगी 24 आउटफ्लो। अब हम चले जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। उसने खुद ही नीचे लिख दिया है कि इस साल शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे। हाँ जी, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इन दोनों को, दोनों के ओपनिंग बैलेंस प्लस कर लो या डायरेक्ट लेजर के अंदर ही लिख दो और क्लोजिंग बैलेंस भी प्लस कर दो। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात जो डेबिट या क्रेडिट हो रही हो अमाउंट के साथ वो कर दो, वरना क्लोज कर दो। तो करो जरा वर्किंग नंबर 7 शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। हाँ जी, लिखते जाओ। ब्रॉड डेबिट साइड पर, सॉरी क्रेडिट साइड पर दोनों ब्रॉड लिख दो, प्लस करके लिख दो या दोनों को बारी बारी लिख दो। 3450 एक और 1240। अच्छा, अगर ये डिस्काउंट हो ना, एक होता है शेयर प्रीमियम, एक होता है शेयर डिस्काउंट, वो माइनस करके लिखते हैं। शेयर प्रीमियम प्लस करके और शेयर डिस्काउंट। और कैरिड ऑन में कितनी बैलेंस है, कौन कौन सा? 4650 और 1600। अब अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ उसने ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि राइट शेयर इशू है, अमाउंट जो हम फाइंड करेंगे ना ये वही अमाउंट आएगी। तो क्लोज करेंगे तो कैश के नाम से हमारा बैलेंसिंग फिगर 1560। रिटेन अर्निंग का लेजर क्यों बनाते हो? अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड ना हो या प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट तो है, डिविडेंड नहीं है, चेक कर लेते हैं डिविडेंड है भी सही या नहीं। तो लेजर बना के अगर डिविडेंड फाइंड हो गया तो लिख देंगे। वर्किंग नंबर 8 रिटेन्ड। हाँ जी, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। चले कि आपके पास ब्रॉड ऑन नेगेटिव में लिखा हुआ है तो ठीक है, ब्रॉड ऑन वैसे उस साइड पर लिखते हैं, हम उल्टा लिख देंगे। कितनी अमाउंट आ गई? 6। पैट कितना है? 35। ये तो स्टेटमेंट वैसे बनाकर दी हुई थी उसने। 3507। उसके बाद कैरी डाउन कितना है? अच्छा, कैरी डाउन अपनी जगह पे आएगा। अगर वो भी नेगेटिव होता तो लोकेशन चेंज करता, लेकिन अभी तो हमारे पास वो पॉजिटिव वे है, तो इसका मतलब है वो जो उसकी अपनी असल जगह है उसी जगह पर आएगा। 1655। अब इसको हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास, अच्छा ये जो डिविडेंड आपके पास आया है ये पेड है या फॉर द ईयर है? ये फॉर द ईयर। अगर इसका ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन गिवन हो तो उसका लेजर बनाकर पेड फाइंड करना है, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो ये पेड भी यही है और फॉर द ईयर। दोबारा सुने, रिटेन अर्निंग के लेजर में जो वैल्यू फाइंड होती है वो फॉर द ईयर डिविडेंड है, डिक्लेयर्ड। अगर उसका डिविडेंड पेएबल गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब है वो सारा पे नहीं कर रहा, फिर लेजर बना लेंगे जैसे इंटरेस्ट का पे बनाते हो, टैक्स का बनाते हो, बिल्कुल वैसा लेजर। हाँ जी, तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी समझो कंप्लीट हो गई।
कैश या शेयर कैपिटल इशूड या इंक्रीज, कितना वर्किंग नंबर 1560 जो वर्किंग नंबर 5 थी 6 थी जो भी थी 7, कितना 1560 डिविडेंड पे फिर डिविडेंड पेड 1200। माइनस फिर आ जाओ लोन के ऊपर, पहले देखें कि लोन की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। वो कहता है लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1984 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब वो कहता है एक अमाउंट पे की है आपने 1984, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट भी पे किया है। हम पहले ये देखेंगे कि अच्छा इंटरेस्ट पेड किया कितना है, वो हमने फाइंड किया है इंटरेस्ट पेड। अगर यहां पर देखें आपका इंटरेस्ट पेड नजर आ रहा होगा 1185, और यहां पर वो पेमेंट कर रहा है लोन की 1984। कहता है इसके अंदर इंटरेस्ट पेड भी है और लोन भी मैंने पे किया है। तो हम चेक कर लेते हैं लोन कितना है, -1185। जितनी उसने इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें वो खुद कह रहा है कि इंटरेस्ट भी पे किया है मैंने, तो बाकी उसने असल में फिर लोन कितना पे किया 799। तो 799 उसने लोन पे किया है, बाकी का उसका इंटरेस्ट पेमेंट है। तो उसका भी लोन का भी लेजर बना दिया करो, जिसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना लेजर बना दिया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। किस में से निकाला है, क्यों निकाला है, वो इसलिए निकाला है अभी हम लोन का लेजर बनाने लगे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि लोन कितना पे किया है और इंटरेस्ट कितना पे किया है। उसने तो टोटल एक अमाउंट 1900 कुछ दे दिया है ना, और कहता है जी इसमें इंटरेस्ट भी है, जो ऊपर वाला है वो लोन असल उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। जब मैं लोन का लेजर बनाऊंगा तो उसमें तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लिखूंगा ना, उसमें तो लोन पेमेंट सिर्फ आएगी। अब लोन का ब्रॉ डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर ये अलग अलग बताए हूं तो दोनों को प्लस करके लिख देना, और अगर एक ही बताया हो तो फिर एक ही होगा। जैसे 700 आपका है करंट मैच्योरिटी लोन, और 6523 इन दोनों को प्लस कर लो, या इस तरह से लिख लो 6523 और 700, और बिल्कुल कैरी ऑन भी ऐसे ही लिख लो 6024 और 8। जब लोन पे किया नजर आ गया तो वो लोन को कम करेगा कितना। अगर इसके बाद भी क्रेडिट साइड पर अमाउंट आ रही है ना तो इसका मतलब है फर्दर लोन पेड, और अगर क्रेडिट साइड पर आ रही है इसका मतलब है कैश डेबिट हो रहा है, कैश रेज किया है, सॉरी लोन रेज किया, लोन लिया है। जब यहां पर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी इसका मतलब है कैश डेबिट हो रहा है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है। ये कितना आ गया 450 का लोन इस साल रेज किया है और 799 का लोन पे किया। ठीक होगी बात। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम वो इंस्टॉलमेंट और लोन की डायरेक्ट लिख नहीं सकते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिख सकते हैं, लोन एंड इंटरेस्ट पे डायरेक्ट 1984 लिख सकते हैं अगर वहां पर इंटरेस्ट पेड नहीं लिखा तो, क्योंकि कैश आउटफ्लो है ना। हाँ जी, सबसे पहले लिख लो लोन रेस, 450 का लोन लिया और लोन पेड 799। ये आप लोगों के पास आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना आ गया 11, इनफ्लो आउटफ्लो, फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट, A plus B plus 286,
इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपके पास 480, 190, ये आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। ओके होगी बात। इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो मैं आपको इंडायरेक्ट मेथड से भी डिस्कस कर देता हूं, ताकि ये सवाल हमारा पूरा हो जाए। आपकी हो गई है ना, बहुत सारे ऐसे शहीन बच्चे बैठे हैं जो तो घर से दुआ करके निकलते हैं कि सवाल तो हमने किया नहीं, बस अल्लाह करे सारी करवा दे आप। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला काम शुरू करना है वो शुरू कहां से करना? प्रॉफिट बिफोर, सारी फॉर्मेलिटीज नहीं लिखते, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे। 4 6 5 7, इसमें एडजस्टमेंट सबसे पहले डेप्रिसिएशन 750, जो याद है बातें आपको वो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद गेन है लॉस ऑन डिस्पोजल 40, रीवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट कितना 20, इंटरेस्ट ये पेड आएगा या फॉर द ईयर आएगा? फॉर द ईयर, क्योंकि हम फॉर द ईयर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस एसओपीएल में जो पड़ा हुआ है ना वो उठा कर आए 1210। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गेन, रेंटल इनकम, और ये 220 बहुत स्टाइलिश लिखा हुआ है। रेंटल इनकम, अब ये है कैश आइटम, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहां से निकाल के ये जो रेंटल इनकम है हम इसको जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख। और कोई चीज है? ये हमारे पास आ गया कैश फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कितना 6277। अब उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल की तरफ चले जाना है। इसमें तो वो डायरेक्ट देखना, एक चीज आ गई, दूसरी चीज, 3 चीज ये आ गई। यहां पर आ गया हमारे पास ट्रेड पेएबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एक्रूड लायबिलिटी, बस इन 6 चीजों का डिफरेंस एडजस्ट कर, और सारी की सारी पाक साफ है, कोई मिलावट वाली चीज है ही नहीं। हाँ जी, पहले स्टॉक कितने से? स्टॉक इंक्रीज 300 से। फिर पहले प्री पेमेंट कम हो रहा है, कितने से? प्री पेमेंट कम हो रहा है 84। अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड बढ़ रहे हैं, 200। फिर ट्रेड पेएबल वाली साइड पे चले जाओ, कम हो रहे हैं 1968। एक्रूड लायबिलिटी बढ़ रही है, कितने से? 130 से। एडवांस इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 210। 4233। ये हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम 4233। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, आगे वही सारी कहानी स्टार्ट। बिल्कुल करेंगे, नहीं फिर तो है ही नॉन कैश ना, वो उसके ये नॉन कैश चीजें जो होती है ना वो अपने अपने लेजर में चली जाती हैं।
वो लेजर्स में तो जाएंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वो आएगी जो कैश आइटम। चलिए फिर जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, और फिर ये आज कोशिश करेंगे कि इसको फाइनलाइज कर दें।